Hello all, welcome back to Late Legally. Going ahead with the another topic for your CPC full lecture series is inherent power. इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन नहीं कवर करेंगे बल्कि प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, रीसेंट जजमेंट और साथ ही साथ लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो गोइंग अहेड विद द इनहेरेंट पावर विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC विच सेज नथिंग इन दिस कोड, मतलब यहाँ पर नथिंग इन दिस कोड में ये आपका जो प्रोविजन है नेगेटिवली स्टार्ट हो रहा है, शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड, मतलब नथिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द CPC इज गिवन और कैन ईदर लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर। कुछ भी दिया हुआ इस प्रोविजन में इनहेरेंट पावर को अफेक्ट नहीं कर सकता। ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोर्ट की बात करें, मतलब एवरी काइंड ऑफ कोर्ट। CPC मतलब सिविल प्रोसीजर में सारे ही कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर है। वी हैव अ स्टीरियोटाइप, इट इज हाई कोर्ट जिसके पास इनहेरेंट पावर है, नहीं। सिविल जुरिस्डिक्शन में एवरी कोर्ट हैज द इनहेरेंट पावर टू मेक सच ऑर्डर्स as may be necessary for the ends of justice and to prevent the abuse of the process of the court। तो दो पर्पसेस के लिए कोर्ट के पास पावर है सिविल जुरिस्डिक्शन कि वो इनहेरेंट पावर का यूज़ कर सकता है। एक तो एंड ऑफ जस्टिस के लिए, जस्टिस देने के लिए, और साथ में टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने कोई गलती करी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए भी इनहेरेंट पावर का यूज़ हो सकता है। अब for end of justice, it is the interest of the justice to proceed quick and speedy remedy. Further, expenses should be minimized. That is the for the end of justice means यहाँ पर quick and speedy remedy के लिए expenses को minimize करने के लिए inherent power का use हो सकता है। Secondly, to prevent the abuse of the process of the court, that is abuse by the court or by party by feeling vexatious, oppressive, false cases or encouraging multiplicity of litigation। जहाँ पर कोर्ट को लग रहा है कि कोर्ट का जो दूसरा लोअर कोर्ट है वो अब्यूज़ कुछ कर रहा है, या कोर्ट के थ्रू कोई या पार्टी के थ्रू कोई वेक्सेशियस, ऑप्रेसिव, फॉल्स केसेस या मल्टीपल केसेस ऑफ लिटिगेशन हो रहा है, तब उस सिचुएशन में कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज़ करके उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑन द इनहेरेंट पावर, ये दिया गया है। They can be exercised only and only in the absence of the express provisions of the court। Inherent का पावर का यूज़ केवल और केवल कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है उस चीज़ के रिगार्डिंग, जिस चीज़ के रिगार्डिंग कोर्ट डील कर रहा है, तभी यूज़ हो सकता है। अगर कोई प्रोविजन है, मान लीजिए कि प्रोविजन है कि इमोरल प्रॉपर्टी का रिकवरी कैसे होगी, कौन सा सूट फाइल होगा, तब उसमें इनहेरेंट पावर नहीं कुछ काम आएगा। अगर क्वेश्चन है वहाँ पर है प्रोविजन कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज़ में अगर नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी हो रहा है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो इनहेरेंट पावर का यूज़ नहीं होगा। कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट हैज़ बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दी कोर्ट। करेक्ट, अगर आपको किसी भी कोर्ट को इनहेरेंट पावर का यूज़ करना है तो वो इन दी मेंटेनिंग इन बैलेंसिंग व्हाट इज़ गिवन अंडर द प्रोविजन, तब वो यूज़ कर सकती है। अगर प्रोविजन में दिया है कि भाई 30 डेज़ के अंदर अपील करनी है, तो 30 डेज़ को ये कोर्ट ये नहीं करेगा नहीं नहीं मैं अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ करके इसको 50 डेज़ कर दे रहा हूँ, नहीं, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रोविजन नहीं हो सकता। थर्ड, कैन बी एक्सरसाइज इन एक्सेप्शनल केसेज ओनली, राइटली सेड। इनहेरेंट पावर इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द पावर विच इज गिवन टू द कोर्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेज में ही यूज़ होगा। While exercising the power, the court has to follow the procedure prescribed by the legislature। तो कोई भी प्रोसीजर जो कि लेजिस्लेचर ने प्रिस्क्राइब किया है, दैट इज फेयर हियरिंग होनी चाहिए, अदर पार्टी शुड बी हर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, दी प्रोसीजरल रेगुलरिटीज़ होती हैं, आपके रूल्स होते हैं, वो सब फॉलो करके आप इनहेरेंट पावर का यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली, द कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन देम बाय लॉ। कोर्ट ये नहीं कह सकता कि अरे यार मैं इनहेरेंट पावर का यूज़ करके मैं डेथ सेंटेंस के केसेस को भी डील करूँगा, ये क्रिमिनल की बात हो गई। सिमिलरली यहाँ पर सिविल की बात करते हुए कोर्ट ये नहीं कह सकता कि अगर मेरी पावर है कि मैं इमोरल प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता, मेरी सिर्फ है कि मैं 50,000 तक के केसेस डील कर सकता हूँ, बट क्योंकि अभी जो मेरे पास सामने केस है वो 2 लाख का है, बट आई स्टिल आफ्टर टेकिंग कंसिडरिंग दी इनहेरेंट पावर आई हैव, तो मैं इसको डील करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है,
जो जुरिस्डिक्शन उस पर वेस्टेड नहीं है, जो जुरिस्डिक्शन उसका नहीं है, उस पर वो डील नहीं कर सकता। नाउ व्हेन कैन एन इनहेरेंट पावर नॉट बी एक्सरसाइज्ड? टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ विच ऑट टू बी ग्रांटेड बाय अ डिक्री आफ्टर ड्यू डिटर्मिनेशन ऑफ इशू। तो इनहेरेंट पावर के थ्रू आप कोई इंटरिम रिलीफ को ग्रांट नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि जो इंटरिम रिलीफ होती है वो आफ्टर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलो, सारा प्रोसीजर फॉलो होने के बाद ही किया जाता है। कैन नॉट सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री, क्योंकि वो सेट असाइड की डिक्री पास करने का या उसको सेट असाइड करने का एक्स पार्टी डिक्री का ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर 9 है, हम तो सॉरी ऑर्डर 30 रूल 9 है, रूल 30 है, ऑर्डर 9 रूल 13 है। तो ऑर्डर 9 रूल 13 जब हमारे पास है टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिक्री, तो उसका यूज़ होगा। स्ट्राइक आउट अ डिफेंस, तो इसके लिए भी हमारे पास अमेंडमेंट है, हर चीज़ें हैं, अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो उसका यूज़ करेंगे। टू रिस्टोर इलेक्शन पिटिशन और अ सूट डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट। सिमिलरली आपको इलेक्शन पिटिशन हो या डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो, इन सब की हमारे पास ऑलरेडी लॉज हैं अंडर सीपीसी, तो इसीलिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। टू कंपेल अ पार्टी टू अ सूट टू सबमिट मेडिकल एग्जामिनेशन और ब्लड रिपोर्ट, ये नहीं करा जा सकता क्योंकि ये आर्टिकल 20 के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। टू सेट असाइड अ फाइंडिंग ऑफ अ रेवेन्यू कोर्ट ऑन विच इट हैज़ एन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, तो अब वही नो पार्टी कैन एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जो कि उस पर कन्फर्म नहीं है, जो अभी हमने ये पढ़ा पार्ट, ठीक है। तो जब यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है तो हम उसको नहीं ले सकते। अब गोइंग अहेड विद दी इंपॉर्टेंट केसेस, 1989 का केस है जौहरी सिंह वर्सेस सुखपाल सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट द पावर कन्फर्ड बाय दिस कोर्ट अंडर दिस सेक्शन इज ऑफ डिस्क्रिशनरी नेचर। The court may use it before securing the ends of justice. It cannot be claimed by the party as of right. So as a matter of right, party cannot claim कि court you use your inherent power. No, it is upon the court to use its own. Before exercising such power in the court, should take into account all the facts and circumstances of the case. और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनहेरेंट पावर के यूज़ करते वक्त कि सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखें, इंक्लूडिंग द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट ऑल्सो। दिस इज जौहरी सिंह वर्सेस सुखपाल सिंह फॉर यू, जो कि बात कर रहा है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट की। पार्टीज़ के पास कोई राइट नहीं एज अ मैटर ऑफ राइट उसको क्लेम करने का, एंड सेकेंडली जब एक्सरसाइज कर रहा हो कोर्ट, तब कोर्ट को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखना है, उसके साथ ही साथ कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट को भी देखना है। देन जो 1966 का केस रामचंद एंड सन शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस कन्हैया लाल भार्गव, the inherent power of the court are in addition to the powers specifically conferred on the court by the court. तो ये क्या है, additional powers हैं, they are complementary to those powers and therefore it must be held that the court is free to exercise them for the purpose mentioned in 151. तो जो दो purpose है उसके accordingly वो use कर सकता है। When the exercise of these powers is not in any way in conflict with what has been expressly provided. जो आप यूज़ कर सकते हैं पावर फॉर द पर्पसेस गिवन अंडर 151, बट यू कैन नॉट गो अहेड एंड कॉन्फ्लिक्ट व्हाट हैज़ बीन एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दी कोर्ट और अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। देन वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ 1961 मनोहर लाल वर्सेस राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, जिसमें आप राय बहादुर राव तक याद करना, ये आप राजा सेठ छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट the inherent power of the court to make orders necessary for the ends of justice. तो कुछ भी दिया हुआ इस हमारे provisions में under the CPC will not limit the inherent power. ये सारे जो चीज़ें हैं ना limitations मैंने ऊपर इसीलिए pointers में लिख भी रखी है, पर उनके cases जानना भी हमारे लिए equally important है। Going ahead with the last latest case law landmark case regarding 22, जो कि है My Palace म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस बी महेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट इनहेरेंट पावर कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशंस और क्रिएट रेमेडीज व्हिच आर नॉट कंप्लीटेड अंडर दी कोर्ट। तो ऐसी कोई रेमेडी जो कि कोर्ट में दी ही नहीं गई है, जो कि सीपीसी में दी ही नहीं है, वो खुद से इनहेरेंट पावर का यूज़ करके हाई कोर्ट्स नहीं बना सकती। अंडर सेक्शन 151 कैन नॉट बी इन्वोक्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू फाइलिंग फ्रेश सूट, अपील्स, रिविजन्स और रिव्यू। प्रोविजंस है फ्रेश सूट्स, अपील, रिवीजन और रिव्यू के, तो अकॉर्डिंगली सूट फाइल होना चाहिए, अकॉर्डिंगली अपील होनी चाहिए, ना कि इनहेरेंट पावर का यूज़ करके उसका यूज़ होना चाहिए। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए हों, एंड आई होप आपको प्रोविजंस, लिमिटेशंस और
प्रिंसिपल समझ में आ गया। विद दिस आई एंड द सेशन। आई होप वील मीट अगेन विद अ न्यू सीरीज एंड विद अ न्यू टॉपिक।